हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 13 ऑफ चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पार्ट 12 के अंदर हमने आपको जो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है, दैट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, उसके रिगार्डिंग में हमने दो डेवलपमेंट की बात की थी। वो कौन से दो डेवलपमेंट थे? एक तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर विच वाज गिवन बाय लुइस डी ब्रोगली in 1924 and the uncertainty principle by Heisenberg। वर्नर हाइजेनबर्ग ने वो प्रिंसिपल दिया था। इन दो डेवलपमेंट की हमने बात की थी और इनके सिग्निफिकेंस की बात की थी कि भाई जो आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल होता है उसको ये कैसे सेव करते हैं, मतलब उसमें उसको डेवलप करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमने बोहर मॉडल पढ़ा था तो उसमें बोहर मॉडल जो था एटम का, उसके अंदर बहुत सारी हमें लिमिटेशन नज़र आई थी। उन लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमें एक और नए मॉडल की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन से दो रीज़न हैं जिनकी वजह से जो बोहर मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, इसके हमारे पास दो रीजन हैं। एक तो जो बोहर मॉडल है, बोहर मॉडल इग्नोर्स द डुअलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली का जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर होता है उसको इग्नोर कर देता है। इस वजह से वो, क्योंकि बोहर ने डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को तो अप्लाई कर लिया, लेकिन डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को वो भूल गए। ठीक है, इसलिए वो फेल हो गया। सेकंड रीजन क्या है? कंट्राडिक्शन विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। कंट्राडिक्शन विद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि उन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर पाथ में क्या करता है? मूव्स करता है। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन पता है तभी हम उसको बता सकते हैं कि वो किस पाथ में मूव कर रहा है। जबकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया कि हम एक्यूरेटली या एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली हम वेलोसिटी और पोजीशन कभी नहीं बता सकते। तो इस बात को भी इग्नोर किया किसके अंदर? बोहर मॉडल के अंदर। तो इसलिए जो बोहर मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, या मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स किसको बोलते हैं? मतलब जैसे आपका फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, बड़े ऑब्जेक्ट के, इन सब को निकालने के लिए जो हम न्यूटन्स के लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोशन के जो लॉ होते हैं उसको यूज़ करके जो भी हम कैलकुलेट डाटा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। और जो न्यूटन के लॉ होते हैं वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वो अप्लाई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो अभी हम बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया रीजन फॉर द फेलर ऑफ बोहर मॉडल। उसके दो रीजन थे, एक तो उन्होंने डुअलिटी ऑफ मैटर को इग्नोर कर दिया, दूसरा कंट्राडिक्शन विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इस वजह से बोहर मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का सिर्फ आपके सिलेबस में, या आप कह सकते हो कि आपके लेवल पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, और इसको करने के लिए आपको सिंपल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए हाईली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप हर एक ऑर्बिटर की एग्जैक्ट एनर्जी और हर एक ऑर्बिटर के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बता सकते हैं, या तो एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं या वेलोसिटी बता सकते हैं एक टाइम के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है ये क्वांटम
मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो हमने बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स वो होती है जिसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो होते हैं। ठीक है, न्यूटन्स लॉ का यूज होता है, उसको क्वांटम क्या बोलते हैं हम, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। एंड क्लासिकल मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे बॉल हुआ, ट्रक हुआ, कोई भी बाइक हुई, स्कूटर हुआ, या आप कह सकते हैं कार हुआ, एरोप्लेन हुआ। इन सब के लिए कौन सी मैकेनिक्स यूज होती है, हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, बट इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इट फेल्स। ये क्यों फेल हो जाती है? ये इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स से किसको, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो पोजीशन होती है या उसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या उसकी एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आता है, एक नई मैकेनिक्स आती है जिसको बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स किसने दिया? क्वांटम मैकेनिक्स का के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है एरविन स्क्रोडिंगर। एरविन स्क्रोडिंगर ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनको 1930s में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ इनको फिजिक्स के अंदर। लेकिन जो इनका ये एटॉमिक मॉडल है इसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, और इनके साथ जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, दूसरा कंट्रीब्यूशन जो दिया है वो वार्जन हर्जनबर्ग ने दिया था। तो क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स आई इसके बाद में। जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए फेल हो जाती है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो डुअल बिहेवियर होता है उसको और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करता है, उसको अपनी फॉर्मूले में पुटअप ही नहीं करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास क्या आती है, क्वांटम मैकेनिक्स आती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आती है। क्वांटम मैकेनिक्स किसने दिया था हमें दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग एंड इरविन स्क्रोडिंगर। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, द मैकेनिक्स विच इज कंपेटिबल या आप कह सकते हैं जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों के साथ कोऑपरेट करती है, ये दोनों को साथ लेकर चलती है, ऐसे मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं हम, क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। कंपेटिबल विद द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है इट इज थ्योरेटिकल। ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको बता दिया मैंने, जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उससे कोई भी रिजल्ट हमें एक्यूरेटली नहीं मिलता है, क्योंकि
जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो डुअलिटी या डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करते हैं। तो फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन स्कोडिंगर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स दिया। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स होती है जिसके अंदर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई की जाती है, लेकिन अगर हम इसको मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी ये अप्लाई हो जाती है और हमें एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए ये एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो फेल क्यों हो गई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में? क्योंकि वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए थी, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं थी। लेकिन जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स आई ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए भी और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए भी। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी मूवमेंट आप क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये थ्योरेटिकल होती है। मोस्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स इज थ्योरेटिकल, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस होता है। तो इसलिए जो आपके साइंटिस्ट थे स्कोडिंगर ने एक फंडामेंटल क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन दी जिसको हम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन किसने दी थी? स्कोडिंगर ने दी थी, जिसको सॉल्व करके हम हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी को हम बता सकते हैं और उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, किस शेप के अंदर वो मूव करता है, किस पाथ के अंदर वो मूव करता है, वो सारी चीज़ें हम किससे बता सकते हैं? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच वाज गिवन बाय द स्कोडिंगर, ठीक है। स्कोडिंगर ने एक फंडामेंटल इक्वेशन दी थी वेव मैकेनिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स की एक फंडामेंटल इक्वेशन दी थी किसने? स्कोडिंगर ने, ठीक है। जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे पहले जो उन्होंने अपनी वेव इक्वेशन को यूज़ किया था वो किसके लिए किया था? वो हाइड्रोजन एटम के लिए यूज़ किया था और उसका सॉल्यूशन भी किया, ठीक है। तो वेव इक्वेशन ठीक है, किसने दिया था? ये स्कोडिंगर ने दिया था, ठीक है। और इसी के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इसी इक्वेशन को डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को किसके लिए ले लें? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो इसको हमने क्या माना? एक ऐसा सिस्टम माना, ठीक है, whose energy does not change with time, ठीक है। तो उसको उन्होंने एक जनरल इक्वेशन दी, दैट इज ठीक है, इसको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं हम वेव फंक्शन, और इसको वैसे इंग्लिश में साई बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? टोटल एनर्जी, और ये आपको वापस से साई फंक्शन मिल जाता है, वेव फंक्शन, ठीक है। तो जो वेव फंक्शन होता है साई, इसका कोई भी क्या होता है? फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, इसका मैथमेटिकली हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लेकिन जो एक्सेप्टेबल, अगर साई की जो एक्सेप्टेबल सिंगल वैल्यूड जो होता है,
सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होता है तो दैट इज सिंगल वैल्यूड, जिसकी वैल्यू सिंगल आती है। ठीक है, ये नहीं कि हमने ऑपरेटर इस पर अप्लाई किया तो हमें एक वैल्यू अलग मिल गई, फिर से हमने अप्लाई किया तो एक वैल्यू हमें दूसरी मिल गई, तो दो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर कैसे होता है, जैसे अंडर रूट होता है, अंडर रूट 2, तो यहाँ पर ये क्या है मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसका मतलब क्या होता है 1/2 पावर होगी 2 की। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। उसी तरीके से हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है ये टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर एक चीज़ का ऑपरेटर होता है, पोजीशन का ऑपरेटर होता है, वेलोसिटी का ऑपरेटर होता है और मोमेंटम का ऑपरेटर होता है। ठीक है, जब हम किसी भी ऑपरेटर को उसके फंक्शन पर, उसके वेव फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है और वो वेव फंक्शन हमें वापस मिल जाता है। वेव फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटर को जब हम किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है और वो वेव फंक्शन हमें वापस मिल जाता है। दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्क्रोडिंगर फॉर ए सिस्टम हुज एनर्जी डज नॉट चेंज विद द टाइम। ये सिर्फ उस सिस्टम के लिए है जिसमें किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी होती है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, उसके लिए ये इक्वेशन आती है। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती रहती है, उसके अंदर ये इक्वेशन और कुछ भी आ सकती है। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमें इसके अलग अलग वैल्यू मिलती है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम जो आपकी स्क्रोडिंगर इक्वेशन है और हाइड्रोजन एटम है उसको हम देखते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए जब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिल जाती है जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है और उन एनर्जी ऑर्बिटल्स की हमें क्या मिलती है, वेव फंक्शन मिलता है। फिर हम जब उस वेव फंक्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर हमें कुछ नंबर्स मिलते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स हमें उस ऑर्बिटल की एनर्जी और उस ऑर्बिटल के अंदर जो रहने इलेक्ट्रॉन है उसके ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। जो ऑर्बिटल है वही, जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ठीक है, आ रहे समझ में, देखो सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने क्लासिकल मैकेनिक्स से स्टार्ट किया कि भाई ये माइक्रोस्कोपिक और पार्टिकल्स के लिए होती है, ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है, माइक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होती है क्योंकि ड्यूअल बिहेवियर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर करता है। फिर हमने बात की क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स होती है जिसमें ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दोनों को स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। माइक्रोस्कोपिक और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है ये दोनों पार्टिकल्स के लिए अप्लाई हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक के लिए भी और माइक्रोस्कोपिक के लिए भी। ठीक है, और जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो थ्योरेटिकल होती है। माइक्रो और क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए या उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एक फंडामेंटल इक्वेशन दी जिसको हम वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। वेव इक्वेशन ये एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती है, वो हमने नहीं दी है, लेकिन हमने एक ऐसे सिस्टम की इक्वेशन लिखी स्क्रोडिंगर की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इजिकल टू ई साई। ठीक है, जहाँ पर एच कैप क्या है, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, और ई क्या है, टोटल एनर्जी है। जब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम वेव फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और वो वेव फंक्शन हमें एज इट इज़ मिल जाता है। ये कभी मत कहना कि भाई साई से साई कैंसिल आउट हो गया, ये हमने इसके ऊपर ऑपरेट किया तब हमें ये मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों वैल्यू इक्वल आई है। हम कोई यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड नहीं पढ़ रहे हैं, हमने ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई किया तो हमें ई साई मिलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भाई साई से साई कैंसिल क्यों नहीं हुआ तो आप बताएंगे कि भाई ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है तब हमें ये वैल्यू मिली है। ठीक है, ये वैल्यू इसी से आई है, ये नहीं कि ये इसके इक्वल रखा है हमने। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं 2 + 5 = क्या लिखते हैं 4 + 3। ठीक है, तो हमने इसी को रीअरेंज करके अलग लिखा है ना, इस तरीके से इसको भी हमने जब हम इसको इसके ऊपर क्या करते हैं अप्लाई करते हैं इस तरीके से, या आप कह सकते हैं जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, हम इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 5। तो ये हमने इसके इक्वल नहीं लिखा है, ये हमने इसको ऑपरेट किया है, मतलब इसको हमने सॉल्व किया है तब ये आया है, इसलिए हमने इसको इक्वल में लिख दिया। तो उसी तरीके से इस हैमिल्टनियन ऑपरेटर को हमने इसके ऊपर क्या किया, ऑपरेट किया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई और साई फंक्शन एज इट इज मिल जाता है। ठीक है, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम एंड स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इसमें क्या आता है भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए ही क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में देखना है अलग अलग ऑर्बिटल्स में। जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होती हैं उनके लिए जो वेव फंक्शन होता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, या स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए भी हमें हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में पता चल जाता है, ऑर्बिटल के बारे में पता चल जाता है कि भाई जिस ऑर्बिटल के अंदर या जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो किस तरीके से है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो सबसे पहले जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसको हमने किसके लिए सॉल्व किया, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम एंड ठीक है, हाइड्रोजन एटम एंड स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो क्या होता है, जब हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को वेव इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं, वेव इक्वेशन इज सोल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, देन क्या होता है, इट विल गिव द एनर्जी ऑफ द एनर्जी लेवल्स या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स which was occupied by electron and corresponding वेव फंक्शन। ठीक है, आया समझ में कि जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की एनर्जी पता चल जाती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वेव फंक्शन मिल जाता है। फिर जब हम इस वेव फंक्शन के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स मिलते हैं। क्वांटम नंबर्स में क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, उसकी शेप क्या होती है, साइज क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। इन सब चीज़ के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि जो साई होता है उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, और जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होता है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करें तो उसकी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें साई स्क्वायर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, साई स्क्वायर आपको क्या बताता है, साई स्क्वायर आपको ये बताता है कि भाई अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड है तो न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में किस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको क्या बताती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है।
ठीक है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ये आपको याद रखना है, साई स्क्वायर और साई में क्या फ़र्क होता है। तो आप बताएंगे इसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बताता है, और इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाता है इसको। ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपके लेवल पर अभी बहुत ही मतलब छोटे लेवल पर हम क्वांटम मैकेनिक्स करा रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स का ही यूज़ करके जितने भी मतलब एस्ट्रोनॉमी होती है उसको सॉल्व किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में मीन्स कोई भी जो प्लेनेट होता है या कोई भी स्टार है वो किस तरीके से मूव करेगा, वो सारी क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। ठीक है, तो अब हम अगर वेव इक्वेशन को मल्टी इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या एटम के लिए क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन आते हैं, और जिनका सॉल्यूशन हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। और लेकिन जैसे जैसे एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, तो उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी जो क्या होती है, ऑर्बिट की जो क्या मैन्युफैक्चरिंग या ओरिएंटेशन होती है या शेप होती है, वो भी चेंज हो जाती है। वो हम आगे बताएंगे जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट वो पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ऑर्बिटल क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के कुछ जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होते हैं। अगर आपके ये एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए क्या है, एक नई चीज़ें हैं। आपने ये 9th क्लास में भी नहीं पढ़ा था, बाकी चीज़ें तो 9th क्लास में पढ़ रखी थी, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ये बहुत आसान है। इसकी मेन फीचर्स क्या हैं, मेन फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है भाई। इसके मेन फीचर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, तो इसके मेन फीचर्स में सबसे पहले आता है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेवल्स की जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि भाई दो वैल्यू होती हैं डेफिनेट, उन दो वैल्यू के वो दो वैल्यू ही उसकी एनर्जी होंगी। जैसे सपोज करो कि भाई आपको क्या करना है, एक लेडर पर जाना है, तो अगर आप यहाँ पर पैर रखते हो तो दूसरा पैर यहाँ पर रखोगे, बीच में कहीं नहीं रख सकते। तो ये एक आपकी क्वांटाइज्ड पोजीशन हो गई कि भाई एक डेफिनेट पोजीशन आपको पता है या एक डेफिनेट वैल्यू आपको पहले से असाइन है, तो उसकी भी एनर्जी वही होगी, उसके बीच में कहीं पर नहीं होगी। तो इसलिए क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एक डेफिनेट या डिस्क्रीट वैल्यू होती है, ठीक है, अपनी खुद की, उसको हम उसके किसी भी रेंज के बीच में नहीं ले सकते। ठीक है, सेकंड ये बताया जाता है कि जो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड जो एनर्जी होती है एनर्जी लेवल की, इट इज ड्यू टू द वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेव फंक्शन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके वेव नेचर की वजह से ही जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, सेकंड ये कहा जाता है कि जो एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ओनली प्रोबेबिलिटी बताई जाती है। प्रोबेबिलिटी को एक फंक्शन दिया जाता है, वेव फंक्शन, उसको सोल्व करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या हो सकती है और वेलोसिटी क्या हो सकती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्थ वन में ये बोला जाता है कि जो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ इट्स वेव फंक्शन, या जिस ऑर्बिटर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका खुद का वेव फंक्शन होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। ठीक है, और साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये क्या है, मेन फीचर्स है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। अगर आप इसको जनरलाइज करें कि भाई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये बताता है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। दूसरा, जो क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की, वो वेव लाइक नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है उसके जो ऑर्बिट्स होते हैं उन सभी का अपना सेपरेट वेव फंक्शन होता है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। ठीक है, साई स्क्वायर टेल्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑर्बिटल एंड द क्वांटम नंबर्स। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स देखो, ऑर्बिट आपको हम पहले बता चुके हैं। ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस वो पाथ होता है या वो स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम बात करेंगे ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। तो क्या होता है ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द स्पेस, द रीजन, इट इज द रीजन इन द स्पेस, मतलब एक खाली स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ। उस स्पेस में एक रीजन होता है, एक पार्टिकुलर रीजन होता है, यानी कि पूरे स्पेस के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, स्पेस है। उस स्पेस में क्या है, एक रीजन है। तो उस रीजन में द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding the electron is maximum। ठीक है, is called ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल की जो शेप होती है, एनर्जी होती है, साइज होता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स पर, वो किस लेवल पर है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स को हम ये भी बोल सकते हैं, दीज आर द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है, जैसे अगर हम किसी भी आर्टिकल पर या किसी भी पेज के ऊपर किसी का पोस्टल एड्रेस रखते हैं तो वो उसके पास पहुंच जाता है। वैसे ही अगर हमें इलेक्ट्रॉन का क्या पता हो, पोस्टल एड्रेस पता होगा, तो हम इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने का मतलब है कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। जैसे क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस के में जो डाकिया होता है, मीन्स जो आपका पोस्टमैन होता है, वो पोस्टल एड्रेस देख के ही आपकी पोजीशन बता देता है कि भाई ये जो घर है ये उस एरिया में होगा, पोस्टल एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हम क्वांटम नंबर्स को देखकर ये बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटर में है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है, एनर्जी क्या है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं ऑन लुकिंग एट द
क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स आर द नंबर विच आर यूज्ड या विच आर यूज्ड टू क्वांटिटेटिवली distinguish between the energy, shape, size and orientation of different atomic orbitals। ठीक है, पता चल गया आपको क्या होता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो क्वांटिटेटिवली डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशन में डिस्टिंग्विश करने के लिए जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं उनको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स आर द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज क्वांटम नंबर्स टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट पोजिशन, ओरिएंटेशन एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियर। सॉरी, पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। तो अगर हमें ऑर्बिटल पता चल गया तो उसके अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन, तो हमें सारी चीज़ें किसके बारे में पता चल जाएंगी, फिर इलेक्ट्रॉन। तो जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप, एनर्जी बताएगा तो वो ऑर्बिटल्स किसको रेफर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अगर आपके घर का पोस्टल एड्रेस पता है तो वो बेसिकली किसके पास जा रहा है, आपके घर के पास, घर से बात तो नहीं करेगा, घर के अंदर जो इंसान रहते हैं उनसे बात करेगा ना। तो वैसे ही जो क्वांटम नंबर्स हैं वो उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसके बारे में बताते हैं कि भाई आपको ऑर्बिटल बता दिया इस तरीके से, इस तरीके का बना हुआ है, ऑर्बिटल के अंदर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक चैप्टर की वीडियो टॉपिक वाइज अच्छे से मिलती रहे। एंड दिस आर द बेसिक्स concept based videos and this will help you building up your concepts. Okay, and keep studying, stay at home. Thank you.